हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूं कि इस चैनल पर सीजीपीएससी और व्यापम के सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए जाते थे, बट समय के अभाव के कारण वीडियो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल था। बट अब कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, तो कीप वॉचिंग और बने रहिए। वीडियोस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति हमारा आज का टॉपिक है, और इस टॉपिक को जानने से पहले, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जनजाति क्या है। देखिए, मानवीय सभ्यता का विकास नदियों के किनारे, पहाड़ों पर्वतों के पास हुआ, जहाँ आदि मानव रहते थे। धीरे धीरे वे विकास क्रम से जुड़ते गए और वो सुदूर क्षेत्रों से हटकर एक ऐसा सभ्य समाज बनाने लगे और एक शहर की सभ्यता विकसित हुई। बट कुछ ऐसे समुदाय थे जो इसी क्षेत्र में रहकर अपना जीवन यापन करते थे और अपने संस्कृति के साथ अपना जीवन यापन आज भी करते हैं, है ना। तो ये कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जो एक समुदाय रहता है ना, कि ये जो समूह हैं वो कालांतर में यह समूह क्या है, विकास क्रम में दुर्गम स्थानों के निवास एवं दूरी के कारण निरंतर पिछड़ते चले गए। ये हर क्षेत्र में ये पिछड़ते चले गए। ना ही तकनीक है, पुराने जीविकोपार्जन का साधन है, ठीक है, और इनके पुरानी संस्कृतियां हैं, लेकिन रिचेस्ट संस्कृति है, बट हम कह सकते हैं कि ये पुरानी संस्कृति है और ये रूढ़िवादी हैं, ठीक है। ये आसानी से किसी नए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। इनके विवाह के लिए, उद्यम के लिए कुछ विशेष निषेध भी होते हैं। कुछ विशेष प्रकार से विवाह करना इनको पसंद होता है, कुछ विशेष प्रकार के उद्यम ये करते हैं, ठीक है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इनका एक सामान्य नाम होता है, जैसे गोड़, माड़िया, मुड़िया, बुझमाड़िया, पड़जा, ऐसा करके। एक सामान्य भूभाग पर निवास होता है और विशेष भूभाग का स्वामी ये अपने आप को मानते हैं, ठीक है। कि हम देखें कि जैसे गोड़ जनजाति हैं, गोड़ जनजाति मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी उसके ऊपर और नीचे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के किनारे बसे थे। तो ये एक स्थान विशेष होता है। स्थान विशेष में वो जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। एक सामान्य नाम कहने का अर्थ, ये अपने नाम का जो अर्थ है या तो किसी देवताओं से जोड़ते हैं या पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं, या तो ये प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ते हैं, पर्वत से जोड़ते हैं। तो ये अपना एक विशेष नाम रखते हैं जिसका कुछ विशेष अर्थ होता है। एक सामान्य भाषा बोलते हैं, ठीक है। अपने लिए एक विशेष भाषा ये डेवलप करते हैं। गोंडी, सदरी, ऐसा करके बहुत सारी भाषाएं हैं। एक सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार होता है। एक विशेष समुदाय एक विशेष तरीके से अपनी संस्कृति डेवलप करके रखता है। शादी के लिए हो, चाहे जन्मदिन के लिए हो, या तो कुछ विशेष ओकेज़न के लिए हो, ठीक है। मंडई वंडई इनका कुछ विशेष होता है। इसको आगे हम पूरा डिटेल से देखेंगे। विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं, जैसे कि विवाह में कुछ विशेष तरीके से ही विवाह होगा और कुछ चीज़ वर्जित रहता है। व्यवसाय और उद्यम वो विशेष तरीके से ही करते हैं, कुछ नया चीज़ वो कर नहीं सकते, ऐसा वो निषेध रखते हैं। सुनियोजित आदान प्रदान की व्यवस्था इसमें होती है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से श्रृंखलाबद्ध इनका स्वायत्त शासन होता है। कहने का अर्थ यह है, जैसे हमारा जो शासन होता है हमको गवर्न करता है, ठीक है। जैसे हमारे गांव के लिए जो पंचायत होती है, वैसे इनकी भी एक राजनीतिक इकाई होती है और समाज पूरी तरह से संगठित समाज होता है, ठीक है। तो राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से श्रृंखलाबद्ध इनका स्वायत्त शासन होता है और ये प्रायः अंतर्विवाही नहीं होते, बहिर्विवाही ही होते हैं। आगे हम कुछ तथ्यों पर ध्यान देते हैं कि अफ्रीका के बाद भारत में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अफ्रीका में घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो वहाँ विशेष प्रकार की और बहुत पुरानी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। भारत में भी बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखें कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो जनसंख्या है वो जनजातियों का है। यानी कि कहें
कि लगभग हमारे भारत की लगभग 9% जो जनसंख्या है वो जनजातियों की है, एक बड़ा वर्ग जनजाति हैं। भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जिसमें छत्तीसगढ़ के क्या स्थान है, 7वां स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, छत्तीसगढ़ का 7वां स्थान है जनजाति जनसंख्या में। तो इसको क्रम जमाने के लिए पूछ सकता है, इसलिए मैंने स्टेट के नाम दे रखे हैं। पहला में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, गुजरात और झारखंड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करता है। बाकी 2 राज्य हैं वो सुदूर हैं छत्तीसगढ़ से। आगे हम देखें कि छत्तीसगढ़ जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में 8वां स्थान रखता है भारत में। जनसंख्या में 7वां स्थान है, बट जनसंख्या प्रतिशत में ये 8वां स्थान है। यानी कि वहाँ की कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो जनजातियों की हैं। तो प्रथम स्थान पर मिज़ोरम है। मिज़ोरम में 90% से अधिक जनजाति, लगभग 94% यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो 94% क्या है, जनजातियाँ हैं। मतलब वहाँ जनजातियाँ ही रहती है मैक्सिमम, है ना। अगर आपको देखना है इसका क्रम तो आप देख सकते हो, बट ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मिज़ोरम का नाम याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला फैक्ट ये है कि पंजाब और हरियाणा में जनजाति बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ एक भी जनजाति सूचीबद्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य है, ये फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ की कुल जनसंख्या जो है 2.55 करोड़ है, उसमें से 78,22,902 जनजातियों की है और 30.62% है ये जो जनसंख्या है। तो ये प्रतिशत इम्पॉर्टेंट है और जनसंख्या आप याद रख सकते हो 78,22,902, ठीक है। और 30.62% जनसंख्या जनजातियों की है। और हम कहें कि भारत की जितनी जनजातियां हैं उसमें 6.2% जो है जनजाति जनसंख्या छत्तीसगढ़ में रहती है। यानी कि अगर 100% जो जनजाति जनसंख्या है भारत में, उसका 6.2% हिस्सा जो है 6.2% हिस्सा छत्तीसगढ़ में निवास करता है। आगे हम चलते हैं। अगर हम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या हम देखें छत्तीसगढ़ में, तो 27 जिलों के आधार पर हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े वही उपलब्ध हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी यही इम्पॉर्टेंट है। नए जो ज़िले बने हैं उनके आंकड़े अभी आने बाकी हैं और संभवतः एक नया जनगणना 2021 में होना था, पर कोरोना के कारण डिले हो गया। तो वो जनगणना जब आएगी उसके बाद नई जनगणना हम देखेंगे। तो 27 जिलों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो जशपुर की है, वो लगभग 5.30 लाख के आसपास है। और सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत जो है सुकमा की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अधिक जनसंख्या जशपुर की है, सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत सुकमा की है। और हम देख लेते हैं 27 जिलों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या बेमेतरा की है और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत रायपुर की है। जनसंख्या प्रतिशत वो रायपुर में कम है, बट जनसंख्या बेमेतरा की कम है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करिएगा, मैं अच्छे से डिटेल से उसको कवर कराऊंगा। और छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है, वेडिड हैं और द्रविडियन हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये जो भारत है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जनजातियाँ इस क्षेत्र में आए और छत्तीसगढ़ में बस गई। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो जनजाति बसी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रकार की जनजाति बसी है। तो इसको आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रकार की हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक जनजातियों की 62 प्रजाति उड़ीसा में पाई जाती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, 62 प्रजाति सबसे अधिक जो जनजाति जनसंख्या नहीं कहा जाएगा, इनकी वेराइटीज़ जो है वेराइटीज़ उड़ीसा में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार के अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो अनुसूचित जनजातियों का हमने परिभाषित नहीं किया है, आगे हम परिभाषित करेंगे। अब इन जनजातियों की भी उपजाति होती है। तो ये 42 प्रकार की जनजातियां हैं, उसके 161 उपवर्ग छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। जैसे एक गोंड जनजाति है, गोंड जनजातियों की छत्तीसगढ़ में 41 वेराइटीज़ पाए जाते हैं, उपवर्ग पाए जाते हैं। तो इसको आप रिमेंबर रखिए। और ये 42 प्रकार की जो जनजातियां हैं उसका जो उल्लेख है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम
2000 में है। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद एक नया राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए एक अधिनियम लाया। तो उस अधिनियम में छत्तीसगढ़ में जितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं उसका उल्लेख किया गया है। अगला फैक्ट है कि घुरिये समाजशास्त्री ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। प्रत्येक जनजाति बहुत उपजातियों में विभाजित है, जैसा मैंने पहले बताया। उसके बाद अधिकांश जनजातियों में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकांश जनजातियों का अमर श्रृंगारिक गहना होता है गोदना। गोदना आप जानते ही हैं कि हाथ पैर या कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में काले रंग का एक वो होता है अमिट छाप टाइप का कुछ विशेष प्रकार के वो छपवाते हैं, ठीक है, जिसे गोदना कहा जाता है ना। ये जनजातियों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कई जो जनजातियां हैं वो गोदना प्रिय जनजाति होते हैं। कुछ जनजातियां गोदना अधिक गोदती हैं। इसको हम देखेंगे जब गोदना पढ़ेंगे, विशेष टॉपिक हम लेकर पढ़ेंगे गोदना को। अब आगे हम देखते हैं संविधान में प्रावधान है क्या। तो इसमें अब आ जाते हैं अनुसूचित जनजाति के कॉन्सेप्ट में कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारा जब संविधान बना तो हमने तो देखा कि एक विशेष वर्ग बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इन पिछड़े हुए जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विशेष प्रावधान करने के लिए इनको एक अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया कि इनको एक विशेष प्रयास के तहत समाज के मुख्य धारा से जोड़ सकें। तो अनुच्छेद 342 में संबंधित सूची का प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों की सूची का प्रावधान है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियाँ क्या है? वे जनजातियाँ है ना जो समाज के मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। इनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 342 में जिन जनजातियों को उल्लेख किया गया है वो जनजातियाँ अनुसूचित जनजाति कहलाती हैं। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। और राष्ट्रपति को पावर होता है कि वो किसी समुदाय विशेष को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब छत्तीसगढ़ परिदृश्य हम देखें तो जनजातियों के अनुसंधान के लिए एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रायपुर। जगदलपुर धर्मपुरा 1972 में नई जातीय म्यूजियम स्थापित किया गया है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भूमि बस्तर को कहा जाता है क्योंकि बस्तर क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड। गोंड की जनसंख्या सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। और ये जो फैक्ट है, छत्तीसगढ़ में मध्य भाग की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण भाग में जनजातियां अधिक पाई जाती हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए, मध्य भाग में जनजातियों की संख्या कम पाई जाती हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट हैं कि सबसे पिछड़ा जनजाति समूह। तो सबसे पिछड़ा जनजाति समूह है अबुझमाड़िया। सबसे विकसित जनजाति समूह है हल्बा और ये आर्थिक रूप से भी समृद्ध हैं। सबसे शिक्षित जनजाति समूह है उरांव, ठीक है। तो ये उरांव जनजाति जो है मोस्ट जो है ये क्रिश्चियन कन्वर्टेड है। तिक्का, भगत ये सब उरांव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे शिक्षित जनजाति समूह उरांव क्रिश्चियन कन्वर्टेड होने के कारण इनको फ़ायदा भी हुआ और ये शिक्षित भी हुए। सबसे विकसित जनजाति समूह और आर्थिक रूप से समृद्ध हल्बा जो कि पोहा बनाने का कार्य करती हैं और कृषि कार्य में संलग्न हैं। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति समूह है मुड़िया या मुरिया। ये जनजाति समूह बस्तर क्षेत्र में अधिकांशतः पाई जाती है। गोड़ की ये उपजाति है और इनकी विशेष संस्कृति बहुत ज़्यादा रीच है। इनकी संस्कृति बहुत ज़्यादा रीच है। बहुत सारे नृत्य हैं। विवाह का एक विशेष तरीका होता है। मंडई वंडई में विशेष नृत्य करते हैं, बालतोड़ नृत्य करते हैं। ऐसे बहुत सारे इनके संस्कृति बहुत रिच है। तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति वो हैं। और सामाजिक स्तर से उच्च जनजाति जो है वो है भतरा। आगे हम एक टॉपिक देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र क्या है? भारतीय संविधान में अभी फ़िलहाल 12 अनुसूचियां हैं। पहले जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियां थी। तो उसमें 5वें और 6वें अनुसूची में भी ऐसे क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है जो
जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। तो 5वीं अनुसूची में कुल 10 राज्य हैं। 10 राज्य हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को टच करने वाले आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, उड़ीसा और तेलंगाना। और बाहर के जो राज्य हैं वो हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो इतने को आप याद रखिएगा कि 5वीं अनुसूची में 10 राज्य निर्दिष्ट हैं और 6वीं अनुसूची में उत्तर पूर्व के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो 14 ज़िले हैं और 85 विकास खंड हैं वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत विशेष पावर होता है पंचायत को भी और स्थानीय निकाय को भी। तो इसको हम आगे देखेंगे जब हम पंचायत पढ़ेंगे तब। तो 14 ज़िले कौन कौन से हैं? तो बस्तर संभाग के 7 ज़िले हैं। ये आपका बस्तर संभाग, कांकेर आपका हो गया, नारायणपुर हो गया, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। बस्तर संभाग के आपके 7 ज़िले हो गए। उसके बाद सरगुजा संभाग के आपके 5 ज़िले हैं, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर। और बिलासपुर संभाग के 2, कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो 81,861 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। तो आगे हम चलें, अब देख लेते हैं मुख्य रूप से जनजातियों का वितरण। एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जनजाति, किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है और कहाँ कहाँ मतलब कि इनका वितरण किस प्रकार का है। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक आइडिया लग जाएगा, इसको आप जानिए। ठीक है, ताकि आगे जब पढ़ें तो वो आपको सहूलियत हो समझने में। तो जनजातियों का वितरण या संकेंद्रण हम देख लेते हैं। तो इसके संकेंद्रण को 3 भागों में बांटा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एक मध्यवर्ती क्षेत्र, तीसरा आपका दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं आपके। कोरिया है, कोरिया जिला है, सरगुजा है, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर नगर, यानी कि सरगुजा संभाग के आपके 5 ज़िले। फिर रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर चांपा, यानी कि ये आपके बिलासपुर संभाग के फिर आपके 5 ज़िले। तो इसको याद रखिएगा। कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गोंड जनजाति तो पाई ही जाती है। कंवर इस क्षेत्र में है, कोरबा है, बिरहोर है, उरांव है, खैरवार है, बिंजवार है, कोडार है, भैना है, खड़िया है, प्रधान है, सौता, कोरकू, पंडो, कोल, नगेसिया। उसके बाद मध्यवर्ती भाग में यानी कि आपके रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा में कमार, हलबा, भतरा, सोना, सोनता, बिंजवार, धनवार। यहाँ कमार जो जनजाति है वो गरियाबंद क्षेत्र में, गरियाबंद आपके धमतरी वाले क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। तो हर एक जनजाति का हम देखेंगे विशेष रूप से, बट थोड़ा आइडिया हम यहाँ लगा लेते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में हम देख लेते हैं, यानी पूरा बस्तर क्षेत्र, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर। तो यहाँ हम देखते हैं नीचे वाले क्षेत्र में माड़िया, मुड़िया, गोंड, हलबा, अबुझ माड़िया, पड़जा, गदबा, भतरा, धुरवा, दुरला, ये सब भी जनजाति पाई जाती हैं। तो एक आइडिया आपको लग गया। आगे हम देख लेते हैं जनजातियों की विशेषताएं। यहाँ ये सामान्य लगता है बट इसको एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मेन है कि ये सभ्यता से काफ़ी दूर हैं, दुर्गम क्षेत्रों में निवास है, पहाड़ों, कंदराओं में निवास है, निग्रिटो तथा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजातियों से संबंधित हैं। इनकी एक विशेष जनजातीय भाषा होती है, प्राचीन धर्म को मानते हैं, बहुदेववादी होते हैं, भूत प्रेतों की पूजा पर बल देते हैं, प्राचीन उद्यमों तथा जंगली फल फूल कंदमूल इकट्ठा करते हैं, शिकार करना, मछली मारना। कुछ विशेष इसमें नहीं है, आप देख सकते हो। प्रायः मांसाहारी होते हैं क्योंकि हमारे सभ्यता का विकास ही जानवरों को मार के खाने से हुआ, तो ये उसी सांचे में ढले हुए हैं और प्रायः मांसाहारी होते हैं। स्थानांतरित कृषि करते हैं, इनके पास जगह बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक स्थान पर कृषि ना करते हुए ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। नग्न अर्धनग्न अवस्था में पाए जाते हैं, है ना।
हालांकि अब तो डेवलप हो गया है, बट जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है इसी प्रकार के हैं। स्वयं का धर्म इनका होता है और सर्वजीववाद का पालन। स्वयं का धर्म होने का मतलब ये स्वयं की संस्कृति होती है और विशेष नियमों और संस्कृतियों का पालन करती हैं। सर्वजीववाद का पालन करती हैं। जनजातीय विशेषता इनकी रहती है, ठीक है, यानी कि हर एक समुदाय की अपनी एक जनजातीय विशेषता रहती है। सामान्य संस्कृति तथा सुरक्षात्मक संगठन इसमें रहते हैं। ये नीचे का जो 3 पॉइंट है ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक भी कवर करा दिया। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे गोत्र या गण चिन्ह हम देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आदिवासियों के बीच में। जनजाति समाज में जो गण चिन्ह का होता है विशेष महत्व का होता है। जैसे हमारे समाज में गोत्र डिवाइडेड होते हैं, वैसे इनके विशेष गण चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। जो जनजातीय समाज जो होता है अनेक गण चिन्ह है यानी टोटम गोत्रों में बटा होता है, ठीक है। ये गलती से आ गया है तो इसको हटा दीजिए। जनजातीय समाज अनेक गण चिन्हों टोटम गोत्रों में बटा हुआ है। जैसे नालुंग पेन 4 देवताओं को पूजने वाले, सयुंग पेन 5 देवताओं को पूजने वाले, सारुंग पेन 6 देवताओं को पूजने वाले, येरुंग पेन 7 देवताओं को पूजने वाले, पेन जिसको देवता को कहा जाता है। तो NSS याद रख सकते हो, NSSY है ना। तो NSSY नालुंग पेन, सयुंग पेन, सारुंग पेन, येरुंग पेन है ना, 4 5 6 7 फिर ये देवता। जनजाति अपना उद्गम टोटम नामक विशिष्ट तत्व को मानते हैं कि टोटम से इनकी उत्पत्ति हुई है। एक टर्म आता है यहाँ बोंगावाद। तो जनजाति जो है बोंगा को परलौकिक शक्ति मानती हैं, ठीक है ना। बोंगावाद का अर्थ ये होता है, बोंगा इसको कहते हैं एक परलौकिक एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, यानी कि भगवान को ही इन लोग बोंगा कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं संक्षिप्त जनगणना हम देख लेते हैं जनजातियों की। तो संक्षिप्त जनगणना में हम देखें 18 जिले और 27 जिले के हिसाब से देख लेते हैं, लेकिन 27 जिले के हिसाब से याद रखना ज़्यादा लाभकारी होगा। 18 जिले में हम देखें तो अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो सरगुजा में सबसे अधिक है और 27 जिलों के हिसाब से जैसा मैंने बताया जशपुर में 5.30 लाख सरगुजा है। उसके बाद सरगुजा के बाद ऊपर के बाद सीधा नीचे बस्तर, फिर जशपुर। तो और अगर हम देखें 27 जिले के हिसाब से तो ये जशपुर पहले हो जाएगा। जशपुर जो तीसरे नंबर पे है पहले नंबर पे, फिर आपका बस्तर, फिर आपका रायगढ़। जशपुर, बस्तर, रायगढ़। जनसंख्या याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा जनसंख्या को याद रखना। न्यूनतम हम देखें तो 18 ज़िले में तो नारायणपुर में कम था, क्योंकि ज़िले बड़े बड़े थे, वहाँ जनसंख्या अधिक थे। और नारायणपुर हालांकि बस्तर का क्षेत्र और जनजाति अधिक पाई जाती हैं, बट 18 ज़िलों के हिसाब से सबसे कम जनजाति यहाँ पाई जाती हैं। कवर्धा और जांजगीर चांपा। अगर 27 ज़िले में देखें तो महत्वपूर्ण ये है कि सबसे कम जनसंख्या बेमेतरा की है, फिर मुंगेली की, फिर रायपुर की। अब हम इसको अलग तरीके से देखते हैं, जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं। तो प्रतिशत में अगर हम देखें तो 18 ज़िले के हिसाब से बीजापुर में 80% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है और 27 ज़िलों के हिसाब से सुकमा ज़िला लगभग 83% जनसंख्या जो है वो जनजातियों की है। नारायणपुर, बीजापुर के बाद नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा, इसमें फिर सुकमा है, फिर फर्स्ट नंबर पे जो था बीजापुर वो, और नारायणपुर जो सेकेंड नंबर पे था, ठीक है। तो इसको याद रखना है। सुकमा ज़िला बनने के बाद सुकमा में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है, यानी कि वहाँ के अधिकांश जनसंख्या जनजाति। न्यूनतम हम कहें तो 18 ज़िलों में जांजगीर चांपा में था जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, बट 27 ज़िले होने के बाद रायपुर में 4.30% जो है रायपुर का है। आगे हम देखें जनजातियों में लिंगानुपात, तो 1020 है लिंगानुपात, जबकि छत्तीसगढ़ का 991 है। लिंगानुपात होता क्या है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी
तो 1000 पुरुषों के पीछे जनजातियों में, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में 1020 स्त्रियां हैं। साक्षरता दर हम देखें तो अनुसूचित जनजातियों के 59.09% है छत्तीसगढ़ के, ये क्या है, शिक्षित हैं। अगर हम कहें कि पुरुष अनुसूचित जनजाति साक्षरता कितनी है तो 69.67% अच्छी है। महिलाओं की हम देखें तो 48.76% अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। अगर हम वोल छत्तीसगढ़ का देखें तो 70.28% जो जनसंख्या है वो शिक्षित है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति। तो कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं जो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल नहीं जुड़ पाई और वो अभी भी अपने पुराने संस्कृतियों को संजोए हुए हैं और उसी से जुड़े हुए हैं, वो समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि अबुझमाड़ क्षेत्र में अबुझमाड़िया जनजाति पाई जाती है, तो ये क्या है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, ना तो रोड है ना तो और किसी चीज़ की कनेक्टिविटी है जिससे अन्य समाज इनसे कांटेक्ट कर पाता, जिसके कारण ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो वे जनजाति समूह जो अन्य जनजाति समूहों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, यानी कि अन्य जनजातियों से ये लो कैटेगरी में हैं या जनजाति समाज में विकास की मुख्य धारा से भी कोसों दूर हैं। इनकी साक्षरता दर भी कम होती है, जनसंख्या इनकी घट रही है या स्थिर है ना, यानी कि इनको बचाने के प्रयास सरकार द्वारा किए जाने चाहिए, इसलिए इनको विशेष रूप से छूट दी जाती है, विशेष रूप से प्रावधान किया जाता है इनके लिए। आदिम जीवन पद्धति अपनाते हैं, जैसे पुराने लोग जीते थे, जिस प्रकार की आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसी प्रकार से अपना जीवन यापन ये आज भी करते हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो आधार है कृषि से पूर्व का है, तो ऐसी जनजातियों को हम विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं। यानी कृषि से पूर्व का मतलब शिकार करना और कुछ विशेष लघु वनोपज संग्रहण करना, ऐसे। तो विशेष पिछड़ी जनजाति, तो छत्तीसगढ़ में 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, 5+2, यानी केंद्र सरकार द्वारा 5 और राज्य सरकार द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अब ये कौन कौन सी जनजाति है, तो इसके लिए एक आप याद रखिएगा, अब कब कोरबा जाना है, तो आ से अबुझमाड़िया, ब से बैगा, क से कमार, ब से बिरहोर, फिर कोरबा से पहाड़ी कोरबा। तो ये आपको पांचों याद हो जाएंगे, अब कब कोरबा, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर राज्य सरकार द्वारा जो है भुंजिया और पंडों को राज्य सरकार ने 2002 और 3 में इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। अब इनके विकास के लिए विशेष अभिकरण बनाए गए हैं जो इनके विकास का कार्य करती हैं। तो केंद्रीय अभिकरण 6 हैं, वो कौन कौन से अभिकरण हैं, तो बैगा के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, ये कहाँ है, कवर्धा में। तो हम देखेंगे कि बैगा जनजाति जो है मुख्यतः बिलासपुर कवर्धा वाले क्षेत्र में निवास करती है, तो कवर्धा में। विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया विकास अभिकरण, अबुझमाड़ कहाँ है, नारायणपुर में। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण, कमार कहाँ है, गरियाबंद में। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण, ये ज़्यादातर कोरबा अंबिकापुर क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए अंबिकापुर में इनका अभिकरण स्थापित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, तो बिरहोर जनजाति जो है जशपुर क्षेत्र में ज़्यादा है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, वो बिलासपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है। बैगा एवं बिरहोर ब से हैं दोनों, तो ब से ही आप याद रख सकते हैं बिलासपुर। तो हम देख लेते हैं तीनों का एग्जैक्ट डेट मिला है। बैगा विकास अभिकरण, अबुझमाड़िया विकास अभिकरण और कमार विकास अभिकरण 2 सितंबर 2009 को गठित हुआ था। और कुछ प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं, वो प्रकोष्ठ भी आपको याद रखना जरूरी है, आजकल के एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार इसको पूछा जा सकता है। तो कमार विकास प्रकोष्ठ, कुल 9 प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। कमार विकास प्रकोष्ठ कमार पाए जाते हैं आपके धमतरी और गरियाबंद क्षेत्र में, तो नगरी जो क्षेत्र है वो धमतरी का एक तहसील है। पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण है कोरबा में। कमार विकास प्रकोष्ठ महासमुंद में,
एक फिर कमार विकास प्रकोष्ठ है आपका भानु प्रतापपुर में, भानु प्रतापपुर यानी कांकेर जिला। कमार विकास प्रकोष्ठ महासमुंद। फिर बैगा, बैगा के लिए प्रकोष्ठ बना है, बैगा विकास प्रकोष्ठ कोरिया, बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव, बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। फिर बैगा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़ यानी रायगढ़ में, पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ बलरामपुर में। देख लेते हैं जनजाति विवाह के संबंध में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। इसको हम पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। जनजाति विवाह बहुत बिग टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आएगा। एक पेडुल विवाह होता है जनजातियों में। पेडुल जैसे सामान्य विवाह हम जो करते हैं, उसी प्रकार पेडुल विवाह कहते हैं सामान्य विवाह जनजातियों में। सोपनी जो होता है एक पारंपरिक विवाह होता है। परिंग धन यानी पर का धन, तो इनको पर के धन को क्रय किया जाता है, तो क्रय विवाह। और एक जनजाति खैरवार जनजाति है ना, खैर वृक्ष से ये क्या कत्था वत्था निकालते हैं अंबिकापुर क्षेत्र में, तो पारिंगधन खैरवार जनजाति में वधु मूल्य प्रचलित हैं। यानी कि पारिंगधन में यानी कि आप विवाह करोगे तो लड़की लाने के लिए आपको उनको कुछ उपहार स्वरूप देना पड़ेगा उनके फैमिली को। हल्दी पानी, हल्दी पानी यानी कि विधवा या विधुर पुनर्विवाह, यानी कि जो विधवा हैं या विधुर हैं उनके पुनः विवाह किया जाता है, उसको हल्दी पानी कहा जाता है। और उतो विवाह विधवा विवाह को कहा जाता है। लमसेना जो आप जानते ही हो, सेवा विवाह यानी कि लड़की के घर जाके रहना पड़ता है लड़के को, है ना। पायसोतुर है ना, पाय सतुर यानी कि पाने के लिए आतुर है तो उसको अपहरण कर लेता है, तो वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है। पोटा विवाह है, विवाहित स्त्री का दूसरे से विवाह किया जाता है, उसको पोटा विवाह कहते हैं। ढुकू विवाह ये हठ विवाह होता है, कोरबा जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है। कोरबा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू विवाह कहा जाता है। वधु द्वारा वर के घर जबरन प्रवेश किया जाता है। पैठू विवाह ये भी हठ विवाह ही हो जाता है। बैगा जनजाति में यह हठ विवाह को पैठू विवाह कहते हैं। गुरावट यानी विनिमय विवाह, यानी कि जिस घर से आपने लड़की लाया है उसी घर से आपको लड़की देना है, तो ये आपका विनिमय विवाह हो जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। जनजाति विवाह हमने देख लिया। आगे हम सभी जनजातियों के बारे में इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और बहुत सारे उसको शॉर्ट फॉर्म भी बनाएंगे और बहुत सारे उसको एक कलेक्शन के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि विवाह अलग जगह, उसके कार्य किस प्रकार के होते हैं वो अलग जगह, ये सभी हम पढ़ेंगे, जिससे ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आज के लिए इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आगे हम फिर अगले वीडियो में हम जनजाति से संबंधित और बहुत अच्छे वीडियोस लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।